हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कोशिका में केंद्रक तथा प्लाज्मा कला के मध्य पाए जाने वाले पदार्थ को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सभी लिविंग सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे बाहर की तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, तरल भरा हुआ होता है, इस पदार्थ को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें जो पदार्थ है इसमें समस्त कोशिकांग निलंबित रहते हैं, समस्त ऑर्गेनील्स सस्पेंडेड रहते हैं। और स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म में विभेदित किया। और जो कोशिका द्रव का जो पारभासी यानी कि ट्रांसलूसिएंट, समांग यानी कि होमोजीनस और कोलाइडियल द्रव जो होता है उसे हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं। हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल भी कहते हैं। और इस हाइलोप्लाज्म में दो प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं, एक लिविंग होते हैं और एक नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग जो होते हैं वो इसके कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनील्स होते हैं, जबकि नॉन लिविंग पदार्थों में एक अगर प्लांट सेल है तो वैक्यूल होती है। एनिमल सेल में वैक्यूल नॉर्मली होती नहीं है या बहुत छोटी होती है। और दूसरा, उसमें रिजर्व फूड यानी कि संचित भोजन होता है, उत्सर्जी पदार्थ यानी कि एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, और सिक्रीटरी पदार्थ यानी कि स्रावी पदार्थ होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है बेसिकली दो भागों में बटा हुआ होता है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। जो इसका परिधीय भाग होता है यानी कि जो साइड में पेरिफेरी पर होता है, परिधि पर होता है, वो परिधीय भाग जो होता है वो कणिका रहित होता है, अर्थात एक ग्रेन्युलर होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं होते उसमें। और वो पारदर्शी होता है, थोड़ा सा दृढ़ होता है, रिजिड होता है, और वो शान होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। और उसको जो हम बाह्य प्लाज्म बोलते हैं यानी कि एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। बाह्य मतलब बाहर की तरफ होता है, एक्टोप्लाज्म होता है, उसको प्लाज्मा जेल भी कह देते हैं। लेकिन जो अंदर वाला जो तरल होता है, जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म होता है, वो उल्टा होता है, यानी कि वो कम शान होता है, यानी कि वो लेस विस्कस होता है और वो ग्रेनुलर होता है। इसको हम एंडोप्लाज्म यानी कि अंतःप्लाज्म कहते हैं, या जो होते हैं एंडोप्लाज्म कहते हैं। अब जो संगठन है इसका, जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा जो होता है वो जल होता है। वो होता है 75 से 90% जल होता है इसमें। इसके अलावा इसमें अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आयंस के रूप में पाए जाते हैं, और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, आरएनए, और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स यानी कि विकर पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में जो स्टोरेज फूड होते हैं यानी कि संचित भोजन होते हैं वो मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन, फैट अथवा प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। और ये मुख्यतः कोलाइडियल अवस्था में पाए जाते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं ये। इसके अलावा इनमें वेस्ट मटेरियल भी पाए जाते हैं। कोशिका द्रव एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी शो करता है यानी कि साइक्लोसिस शो करता है, इसे कोशिका द्रव घूर्णन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म घूमता है तो जो साइटोप्लाज्म का जो एक घूर्णन होता है इसे हम साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव घूर्णन कहते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्मिक घूर्णन है यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, साइक्लोसिस है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है। और ये जो साइक्लोसिस होती है इसका जो एडवांटेज है, इसका जो फायदा है, इसका जो लाभ है, सबसे पहला है कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पदार्थों का जाना, वो साइक्लोसिस के द्वारा कंप्लीट हो जाता है। साइक्लोसिस के द्वारा पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, सेल का जो ताप
नियंत्रण होता है। तापमान का जो नियंत्रण होता है वो साइक्लोसिस के द्वारा ताप नियंत्रित रहता है सेल का। तीसरा, जो फूड वैक्यूल बनते हैं जिन जीवों में, उन फूड वैक्यूल में यानी खाद्य धान्यों का जो घूर्णन होता है, जैसे प्रोटोजोन्स में जो होता है, वो जो घूर्णन होता है, उनका जो साइक्लोसिस होती है, तो वो खाद्य जो वैक्यूल्स होती है, फूड वैक्यूल्स होती है, खाद्य धानी होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। और चौथा, जो WBC होती है, उसमें जो होती है कोशिकीय गति होती है, वो भी साइक्लोसिस के कारण होती है। सूडोपोडिया का जो निर्माण होता है वो भी, उसमें भी साइक्लोसिस हेल्प करती है। अब साइटोप्लाज्म का जो काम होते हैं, साइटोप्लाज्म का सबसे पहला काम क्या है कि पोषक पदार्थों का और उपापचयी पदार्थों का अंतःकोशिकीय वितरण, एक जगह से दूसरी जगह तक जो पोषक पदार्थ आते हैं या जो उपापचयी पदार्थ होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक उनका जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो साइटोप्लाज्म करता है। दूसरा, उपापचयी क्रियाएं जो साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है सेल की, वो साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म उपापचयी क्रियाओं का मेटाबॉलिक रिएक्शन का मेन सेंटर है, जहां पर मुख्य रूप से क्रियाएं होती हैं। तीसरा, विभिन्न कोशिकांग जो होते हैं, उनके मध्य जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर चीज़ें पहुंचती हैं, वो साइटोप्लाज्म के थ्रू जाती है। तो एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग में चीज़ों का आना जाना किस पर निर्भर करता है? साइटोप्लाज्म पर निर्भर करता है। चौथा, जो साइटोप्लाज्म होता है वो उपापचय के लिए यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए जो कच्चे माल होते हैं, कच्चे पदार्थों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, संचित करके रखता है। और पांचवा, जो आंतरिक वातावरण है, इसका जो आंतरिक वातावरण है और इसके बाहर की तरफ जो बाह्य कोशिकीय धूसर है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सेल के बाहर जो तरल प्रेजेंट होता है, उसके मध्य चीज़ों का आदान प्रदान जो होता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो समस्त भाग होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो हाइलोप्लाज्म कहलाता है और उसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं और उसमें अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव जो होता है वो साइक्लोसिस प्रदर्शित करता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में उपस्थित होती है। साइक्लोसिस से अनेक काम होते हैं, जैसे पदार्थों का आदान प्रदान होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, सेल्स में ताप का नियंत्रण होता है, फूड वैक्यूल का भ्रमण होता है और WBC का जो होता है वो कोशिकीय गति होती है। इसमें मुख्यतः जल होता है और जल के साथ इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ हैं प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा होते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आयंस के रूप में होते हैं और इसमें वेस्ट मटेरियल भी उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव का कार्य एक जगह से दूसरी जगह तक सेल में पदार्थों को पहुंचाना, ट्रांसफर करना, पोषक पदार्थों को, उपापचय पदार्थों को, उपापचय क्रिया में जो पदार्थ यूज होते हैं उनको स्टोर करना, एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग में चीज़ों का ट्रांसफर करना, उपापचय के लिए कच्चे पदार्थों का संचय करना और अंतः वातावरण और बाह्य वातावरण के बीच में पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो भी कोशिका द्रव के द्वारा होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।